ओके, तो देखो ये पूरा एक पेपर पैटर्न के फॉर्म में चैप्टर वाइज है, बट पैटर्न वही है जो आपका पेपर का है। पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है ना, वो 16 MCQ देता है, इसमें 18 MCQ हो गए हैं। ठीक है, 16 यानी 1 to 16 सेक्शन ए है, 1 मार्क्स के। ठीक है, और जो उसके बाद 7 क्वेश्चन है 17 से लेकर के 21 तक, ये जो है वो 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, उसके बाद 22 से जो 3 मार्क्स सेशन से स्टार्ट होता है, तो 22 से चल के ये 28 तक है। हाँ, टोटल 22 से 28 जो क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चंस, राइट। और उसके बाद जो 29 और 30 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 29 और 30 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, और 31, 32 एंड 33 ये जो 3 क्वेश्चन हैं वो 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन आपके लेटेस्ट जो पैटर्न है पेपर का वो है उस तरीके से। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ये है कि ये 16 की जगह 18 MCQ हो गए, इसलिए नंबरिंग में थोड़ा चेंजेस आ गए। बाकी पैटर्न पूरा वही है। ठीक है, ये मिस्टेक हुई है, हर एक चैप्टर में मिस्टेक हुई है, 18 की जगह 16 होने चाहिए थे। ठीक है, बाकी जो तरीका है, जो क्वेश्चन नंबर है, नंबर मार्क्स हैं, वो एज इट इज। ठीक है, जैसे आपका लेटेस्ट है प्रेजेंट टाइम में, करेक्ट। चलिए ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसमें से किसकी होगी, इसके लिए आपको तो पैटर्न पहचानने पड़ेंगे, थोड़ा सा VBD को देखना पड़ेगा कि कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर CN4 देखो, CN4 में जितने भी CN4 कंपाउंड्स हैं, CN4 कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में हम 2 तरीके देखेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर देखते हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर देखते हैं, और एक हम टेट्राहेड्रल देखते हैं, टेट्राहेड्रल देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो कोई नहीं, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो जो निकिल है, निकिल फिलहाल अभी इस कंपाउंड में, पहले की बात कर रहे हैं, इस कंपाउंड में 2+ स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो निकिल का कन्फिग्रेशन होता है 3D8 4s2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करा दीजिए तो बचा 3D8, यानी D8 सिस्टम है। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन का, तो 3D में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और S4s ये है और 4p है, राइट, 4p है, ये 3D है। अब ये CN क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो क्या होता है, जैसे हमको 4 चाहिए, तो हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे में 4 लिगेंड चाहिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर भी लेने हैं इसको, तो ईजिली ये 4 ले सकता है वैसे, है ना। बट हम जानते हैं कि CN क्या है, CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर शिफ्ट कराएगा। तो एक हमारा D फ्री हो जाएगा, एक हमारा S फ्री है, और 3 हमारे पास P है। तो P के 3 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल ये ले लेगा। ठीक है, 2 ऑर्बिटल, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बचेगा, बनेगा यहाँ पे DsP2। और DsP2 किसका होता है, ये तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए है। स्क्वायर प्लेनर में हमेशा DsP2 होता है, तो इसमें तो ये हो ही नहीं सकता, यानी फर्स्ट में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग DsP2 आ रहा है, तो DsP2 आएगा तो 100% हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर प्लेनर होगा। हमें टेट्राहेड्रल पूछ रहा है। दूसरे की बात करते हैं PD में, तो PD में भी वही सेम केस है, NiPD सेम, बिल्कुल सेम केस बनेगी, क्योंकि ये कन्फिग्रेशन भी वही आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग भी है तो वही सेम बनेगा। PdCl4, PdCl4, अब देखो PdCl4 ये एक, और एक है NiCl4, PdCl4 और NiCl4, इसमें तुम्हारा कौन सा हो सकता है, तो ये निकिल पे जाएगा, निकिल, NiCl4 इसका बना के देखो आप, तो सेम केस है ना। सेम केस मतलब ये कि 2+ यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ये भी कन्फिग्रेशन बनेगा, यही वही यहाँ तक वही से होगा। बस फर्क इतना है कि जो Cl है वो एक वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो क्या होगा, वीक लिगेंड है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को टच नहीं कर सकता, एज इट इज पड़ा रहेगा, है ना, ऐसे ही रहेगा। तो फिर इसको
यूज करना पड़ेगा एक एस और 3 P, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और sp3 किसका होता है, इनका कोई काम नहीं। sp3 किसका होता है, टेट्राहेड्रल का। तो एग्जाम्पल क्या हो, सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला होगा, NiCl4। करेक्ट। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि K2FeCN6 इज एन। K2FeCN6, अब ये पूछ रहा है कि ये क्या है, डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, एसिड है या बेस है। देखो एसिड बेस का तो कोई काम ही नहीं है ना। डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट में क्या होता है कि वो अपने सभी आयंस का टेस्ट देते हैं, है ना, इंडिविजुअल टेस्ट। ये क्या है, एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना कि डबल सॉल्ट है ना। तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन करेक्ट बी। थर्ड में देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के लिए पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे, इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, चलो देख लो इसमें कह क्या रहा है और किस तरीके से आइसोमर की बात कर रहा है। देखो बाहर कोई आयन नहीं है, तो आयोनाइजेशन आइसोमर कोई यहाँ है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन ना कह सकते हैं हम एक तरीके से कि यहाँ बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म तो इसमें हो नहीं सकती। कोई इसमें एम्बिडेंट नहीं है तो लिंकेज भी नहीं होगी, है ना। दोनों जो आयंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। पानी भी नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं, इसलिए हाइड्रेशन आइसोमरिज्म भी नहीं होगी, यानी स्ट्रक्चरल तो इसमें हो ही नहीं सकती। अब आते हैं जियोमेट्रिकल में, उसमें और स्टीरियो में। स्टीरियो में दो हैं, ऑप्टिकल और ऑप्टिकल हो गया, जियोमेट्रिकल हो गया। तो जियोमेट्रिकल तो हम कह सकते थे, ठीक है, तो जियोमेट्रिकल तो हम इसको बनाते हैं। जियोमेट्रिकल कैसे बनेंगे, तो देखो कोबाल्ट दो बाइडेंटेट हैं, ऑक्जेलिक एसिड जो है ऑक्जेलिक आयन वो एक बाइडेंटेट है। तो एक रिंग ऐसे बन गई, दूसरी रिंग कैसे बन गई, ऐसे बन गई, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से। ठीक है, ए एंड ए। तो एक तो ये आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और दूसरा आइसोमर क्या एग्जिस्ट करेगा, दूसरा आइसोमर ऐसे एग्जिस्ट हो सकता है। ए का मतलब यहाँ अमोनिया से है, ठीक है, ए का मतलब यहाँ NH3 से, ये एग्जिस्ट करेगा, ये ऑक्सो, ये भी ऑक्सो। तो एक तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो कितने, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, ये है ट्रांस और ये है सिस। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें अब ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, ओवरलैप हो जाएगा, है ना, सुपर इम्पोज। ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ, तो इसमें भी दो होते हैं, D एंड L। तो टोटल अगर हम देखा जाए तो दो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे और एक उसमें जियोमेट्रिकल टाइप का भी होगा। ठीक है, तो टोटल 3 होने चाहिए इसमें। ठीक है, टोटल 3 आइसोमर्स, उसमें से 2 ऑप्टिकल एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो क्या, देखो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, हमने डिस्कस किया था वार्नर थ्योरी को। वार्नर थ्योरी में क्या कहा था कि भाई देखो दो तरीके की वैलेंसी होती है, किसकी, मेटल की, कितने, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती हैं वो आयंस बना सकती हैं, है ना, ये आयंस नहीं प्रोड्यूस कर सकती, ये आयोनाइजेबल नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती, प्राइमरी होती हैं, है ना। ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं, इनमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्शनल होती थी। ठीक है, ये डायरेक्शन, ये ज्योमेट्री को डिसाइड करती थी, इनका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं होता था, है ना। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल ना, गलत बात। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, गलत बात। नाइदर प्राइमरी नॉट सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, ये भी गलत बात। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें कह रहा है कि प्राइमरी इज आयोनाइजेबल। फिर एक लिगेंड दिया है, एक लिगेंड दिस एंड इज बाइडेंटेट, कह रहा है क्या ये बाइडेंटेट होगा। देखो पहले कि है क्या चीज, जैसे नाइट्रोजन लिया और इसने थ्री टाइम इसने लिया है CH2 NH2, यही 3 टाइम CH2 NH2 CH2 NH2, और यहाँ पर भी है CH2 NH2।
ये अब इसको कह रहा है कि किस टाइप का डेंटेट लिगेंड होगा। तो ध्यान से देखो इसके पास कुल कितने नाइट्रोजन है। एक इसके पास लोन पेयर है, एक नाइट्रोजन यहाँ है उसके पास लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन है उसके पास भी लोन पेयर है, और ये नाइट्रोजन है इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये किसी मेटल से यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से भी बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ से भी बॉन्ड बना सकता है। यानी टोटल कितने हो गए 4। तो एक प्रकार का टेट्राडेंटेट लिगेंड हो ये एक टेट्राडेंटेट लिगेंड होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये टेट्राडेंटेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आर एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट मतलब जिनके पास, जैसे मान लो एक कोई मॉलिक्यूल है, वो इस तरीके से उसमें ए और बी दो एटम्स हैं। अब इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, बट एक टाइम में, सेम टाइम में केवल या तो ये मेटल से बॉन्ड बनाएगा या तो ये, ऑप्शन है, दोनों एक साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, है ना। दोनों बॉन्ड बना तो बाइडेंटेट होगा। एम्बिडेंटेट जो होती है वो हमेशा यूनिडेंटेट यानी कि सिंगल मोनोडेंटेट में होते हैं, है ना, जो एक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन इनके पास ऑप्शन होता है, या ए से बॉन्ड बना चाहे बी से, जैसे ऑप्शन है सी एन के पास। ठीक है, चाहे वो एन के लोन पेयर से बॉन्ड बना ले, चाहे इसके पर लोन पेयर से बॉन्ड बना ले, है ना। सी एन माइनस के पास दो ऑप्शन होते हैं, सी और एन। अगर सी से बॉन्ड बनाया तो साइनाइड, एन से बॉन्ड बनाया तो आइसोसाइनाइड। इसी तरीके से एस सी एन है, एस सी एन, अब चाहे एन से बॉन्ड बना ले चाहे एस से बॉन्ड बना ले। ठीक है, ऐसे NO2, NO2, NO2 में एन से बॉन्ड बनाया, नाइट्राइटो एन, और इसी NO2 को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस O से बॉन्ड बनाया तो नाइट्राइटो O के जाना जाता है। तो कह रहा है एम्बिडेंट इसमें से कौन कौन से हैं। तो देखो NO2, ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है क्या। देखो ये तो बाइडेंटेट है, ये तो बाइडेंटेट है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। SCN एक तो ये है, NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकती। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है NO3 सिंगल नेगेटिव, और ये लिखा हुआ है NO2 सिंगल नेगेटिव। हाँ, NO2 हो सकता है, NO2 लिखा ना NO2, तो NO2 और ये दो, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। Among the following iron which one has the highest paramagnetism। अब हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, ये तो हम वीवीटी में पढ़ते हैं। तो देखो Cr क्रोमियम, क्रोमियम का नॉर्मल होता है 3d54s1, है ना। और तो अगर ऐसा है तो देखो ये किस प्लस में है, तो H2O पे कोई चार्ज नहीं होता, तो जीरो हो गया 3+, तो यहाँ पे क्रोमियम 3+ है। तो क्रोमियम 3+ में क्या, क्रोमियम 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन तुमको इमिट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा S से निकलेगा पहले, फिर जो बच रहे हैं वो D वाले निकलेंगे, तो 3d3 होगा। 5 में से 2 माइनस हो जाएंगे, एक ये और दो यहाँ से निकलेंगे, 3 निकलेंगे तो 3d3 बचेगा। अब 3d3 को ध्यान से देखो कि 3d3 को अगर हम लिखते हैं तो 3d3, ठीक है, 1 2 3। अब ये देखो कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल है, और ये एक वीक लिगेंड है, तो कोई बात नहीं, वो चाहे खाली है, चाहे ये ऑर्बिटल यूज कर ले, चाहे बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज कर ले, ये S फिर ये P उसके बाद D, है ना, वो दोनों में से कहीं का भी यूज कर ले। तो ये 4D, ये 4P, ये 4S, ये 3D। तो इस केस में ध्यान देखो तो टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। इसी तरीके से आयरन की बात करते हैं तो आयरन 2+ में है, तो Fe का जनरली होता है 3d6 4s2, तो इसने क्या किया, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो बचे कितने d6। अब d6 में ध्यान से देखो तो d6 बनाना है हमको, तो 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, यहाँ इस केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये भी वही सब सेम लिगेंड है तो कोई बात नहीं, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो कॉपर में, कॉपर 2+ की बात कर रहा है, तो कॉपर 2+ की होती है 3d9। इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, केवल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जिंक वाले में बात करो, जिंक में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि जिंक जो है 2+ में D10 होता है, D10 इसकी सब फील्ड है ऑलरेडी, सारे ऑर्बिटल फील्ड है। ठीक है,
तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक वैल्यू कह रहा है हाईएस्ट किस में है, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, तो उसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैसे निकालते हैं, 4 यानी कि n+2 यानी 4+2, तो 4 इंटू 6 तो √24, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, आयरन। चलो आगे देखते हैं। हाँ, द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम इज, इसके पास कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है Mn। क्यों, वो ध्यान से देखो, Mn का होता है 3d5,4s2। अगर इस केस में हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो मान लेते हैं Mn है x प्लस ऑक्सीजन टोटल है 4 और एक ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज -1 का, x की वैल्यू क्या आएगी +7। अब यानी कि MnO4 सिंगल नेगेटिव में Mn ने 7 इलेक्ट्रॉन इमिट किए हैं। तो देखो 2 यहाँ से 5 यहाँ से 7, तो क्या बचेगा जब 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, 3d04s0। इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लिखा है ना कि नो डी इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका सही ऑप्शन है MnO4 सिंगल नेगेटिव, ठीक है। आगे देखते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K3FeCN5NO इज, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये इसका सही नेम क्या होगा। तो पहला नाम आपको बताया था, काउंटर आयन के नेम में क्या है, किसी भी टाइप के टेट्रा डाई ट्राई का वर्ड यूज वो करे थे ही नहीं हम लोग, सीधे पोटेशियम, काउंटर आयन में नंबर को कुछ नहीं बताते, पोटेशियम, तो सही वर्ड है पोटेशियम हो गया। पोटेशियम को लिखा है पेंटासाइनो, पेंटासाइनो है ना, पेंटासाइनो। और एनो है, एनो को नाइट्रोसिल कहा जाता है, ठीक है, नाइट्रोसिल कहा जाता है। तो अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे तो साइनो पहले आता है, एन बाद में आता है, तो पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड। फेरेट क्यों लिखा जाता है, जब ये हमने ट्रिक बताई थी कि जब स्क्वायर ब्रैकेट के पर कोई माइनस चार्ज लगा हो या तो स्क्वायर ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले यहाँ कोई काउंटर आयन, कोई मेटल लिखा हो काउंटर आयन लिखा हो, यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। तो या तो 2 केसेस हो, या तो काउंटर आयन पहले लिखा हो, या तो देखोगे तो चार्ज दिख रहा हो यहाँ पे। जब नेगेटिव कार्बो कोऑर्डिनेशन आयन होता है या कॉम्प्लेक्स आयन होता है तो वहाँ पे हम 8 लगाते हैं। तो अब इसका ध्यान से देख लो, K3 यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3 × 1, Fe के उसके लिए K के लिए पोटेशियम के लिए, Fe के लिए 0 प्लस Cn है 5 में से एक का होता है -1, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, और इसका तो 5 3 5 5 5 और -1 5 0, तो 5 1 5 3 -2 + 2, ये आएगा फर्स्ट, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड, ठीक है, ये पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोसिल ये 0 ऑक्सीडेशन चार्ज वाला है ना, तो ये पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड। 8 इसीलिए लगाते हैं, बताया ना, स्क्वायर या तो माइनस चार्ज यहाँ दिखे या तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई काउंटर आयन लिखा हो, है ना, पॉजिटिव वालों में से, तो इसलिए लिखते हैं इसको। करेक्ट फार्मूला ऑफ टेट्राएमीन क्लोराइड प्लेटिनेट सेकंड सल्फेट कैन बी रिटन लाइक दिस, कह रहा है कि किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिस तरह से नाम लिखा है उसी से लिखते चलेंगे, हमें उस पर क्या फर्क पड़ता है ना। तो सबसे पहले मेटल लिखते हैं, मेटल कौन है, प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम है तो उसको लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है, टेट्राएमीन, यानी उसके बाद NH3 फिर लिखा है क्लोरोनाइट्रो प्लेटिनेट, ठीक है। तो उसके बाद लिखा जाएगा NO2, फिर लिखा जाएगा Cl, ठीक है। अब इसके क्या लिख रहा है इसने लिखा कि फोर्थ, प्लेटिनम पे 4 चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे -1, और यहाँ पे एक ही क्लोरो की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक माइनस चार्ज इसका, एक माइनस चार्ज इसका, इस पे है 4 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज बच रहे हैं, तो उसके लिए एक सल्फेट बाहर लगाना पड़ेगा।
जिसका सही फॉर्मूला होगा PTNH4NO2Cl SO4। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब क्यों हम ये कर रहे हैं, देखो वैसे तो Cl को पहले आना चाहिए, बट देखो इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। नाइट्रो बोला है इसने, नाइट्राइटो तो बोला नहीं है, या तो नाइट्राइटो एन ओ तो बोला नहीं, नाइट्रो बोला है, नाइट्रो का NO2 होता है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। फिर इसमें डाइक्लोरो कहीं लिखा ही नहीं, सिर्फ क्लोरो लिखा है, तो ये डाइक्लोरो दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखो, इसमें फिर से वही ONO वाली बात आ गई, नाइट्राइटो वो तो बोला नहीं है इसने, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? सी। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे की क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आइसोमर्स हैं, हालांकि ऐसा कोई आइसोमर आपने नहीं पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं, लिंकेज आइसोमर या पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। दो बचे हमारे पास, तो ध्यान सुनो। CuCl4, यहाँ PTNH3 यहाँ था, ये पूरा दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने बताया था ट्रिक कि जब दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिख जाए किसी कंपाउंड के अंदर, दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स आयंस कह सकते हो, दो कॉम्प्लेक्स आयन जब आपको दिख रहे हैं कंपाउंड के अंदर, तो समझ जाओ कि वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर का एग्जांपल होगा, क्योंकि इसमें मेटल एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। फिलहाल देखने से ऐसा लगता है कि सॉरी, यहाँ पे वर्ड यूज गलत हुआ है, जो लिगेंड्स हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि मेटल एक्सचेंज हुआ है। तो देखो पीटी और कॉपर की पोजीशन यहाँ चेंज हुई दिख रही है, बट ऐसा होता एक्चुअल में नहीं है। हम करते हैं लिगेंड को चेंज है, लेकिन वो रूल के अकॉर्डिंग लिखते समय हमें ऐसा विजिबल होता है, बस है ना, अपीयर होता है कैसा लिखा हुआ है। बट फिलहाल दो, जब किसी कंपाउंड में दो कॉम्प्लेक्स आयंस हो, दोनों आयन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉम्प्लेक्स हो, तब उसको हम कोऑर्डिनेशन की कैटेगरी में रखते हैं, जिसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, फिर क्या है, द नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर, दिस विल बी नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस, इसका लिंकेज है। अब देखो ध्यान से पढ़ो इसको, इसका नाम नहीं पूछ रहा है, इसके लिंकेज आइसोमर का नाम पूछ रहा है। तो इसका लिंकेज आइसोमर का मतलब, लिंकेज आइसोमर में क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड आते हैं ना, एम्बिडेंट वाले। तो क्या हो जाएगा, NH3 होल 5, ये ऐसे ही रहेगा। ये जो NO2 लिखा है नाइट्राइटो N, वो नाइट्राइटो O में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 को ऐसे लिखेंगे फिर, करेक्ट। तो कह रहा है इसका नाम बताओ, इसका नाम, तो इसका नाम क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा, बस जहाँ नाइट्रो है वहाँ नाइट्राइटो O आ जाएगा। तो पेंटा एमीन, पेंटा ए अमोनो नहीं, ये गलत है, पेंटा एमीन नाइट्रो, नाइट्रो नहीं नाइट्राइटो, पेंटा एमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये करेक्ट ऑप्शन है सी, पेंटा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो तो कहीं है ही नहीं, NO कहाँ है, NO2 है, ये सही ऑप्शन होगा। इसको हमने गलत क्यों किया, क्योंकि यहाँ पेंटा एमीन तो सही है, नाइट्रो लिख दिया, नाइट्रो, तब नाइट्रो तो इसका नाम है, इसका नाम है नाइट्रो क्लोराइड, है ना, क्लोराइड, क्लोराइड भी नहीं, क्लोराइडो होना चाहिए, है ना, नाइट्राइटो कोबाल्ट, तो क्लोराइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्लोरीन तो बाहर है, गलत हो गया। पेंटा एमिनो ना, अमोनो कैसे हो सकता है, NH3 के लिए एमीन वर्ड लगाते हैं, AMMINE, है ना, तो ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या है तुम्हारा, सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर, इसमें से कौन सी ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट शो नहीं करेगी, जिसके कई रूल्स बताए थे कि ऑप्टिकल आइसोमर में कौन कौन। फिलहाल देखते हैं, पहला जो कंपाउंड है वो इस टाइप का कंपाउंड है, A फिर A2B2, एक तो ये है ये है MAA थ्राइस टाइप का, और ये है MAA ट्वाइस A2 टाइप का, और ये है MA3B3 टाइप का। ठीक है, इसमें से कह रहा है कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, इसके कई तरीके थे। ठीक है, क्या कुछ रूल थे, देखो इस टाइप के कंपाउंड में भी ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। इस तरीके में भी होती है ना, इस वाले टाइप में भी होती है, इसमें नहीं होती ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इस टाइप के कंपाउंड्स में एक मेटल हो, दो तीन लिगेंड एक टाइप के मोनोडेंटेड और तीन मोनोडेंटेड सेम एक टाइप के, तो ऐसे में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें एग्जिस्ट करती है एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसको हम कहते थे MER और FAC, मेरिडियोनल और फेसियल आइसोमर्स पाए जाते हैं। इसके ज्योमेट्रिकल की पार्ट है, वो ऑप्टिकल के नहीं है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी में ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगी।
EDTA किसके एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो EDTA किसके एस्टिमेशन के लिए, हम जब उसकी बात करते हैं, हार्ड वाटर की बात करते हैं, तो वहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस के लिए EDTA का यूज किया जाता है। इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटेट आयन का यूज कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर, है ना। हार्ड वाटर में जो हम एस्टिमेशन करने लगते हैं कितने ग्राम कैल्शियम कितने ग्राम मैग्नीशियम आयंस हैं, तो वहाँ पे हार्ड वाटर में हम EDTA का यूज करते हैं, क्योंकि उसके साथ जाकर के कॉम्प्लेक्स बना के और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के लिए हम EDTA का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है असर्शन रीजन की, ठीक है। असर्शन रीजन में देखो, असर्शन रीजन देखो, टाइटेनियम TiH2O6 3+ is colored while scandium is colorless। क्या ये सही बात कह रहा है? तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम देख लेते हैं। स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का होता है कॉन्फ़िगरेशन 3D2 4S2 22 है ना, ऐसे। अब उसने कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कराइए। बेटा जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे तो टाइटेनियम 3+ बनेगा, और टाइटेनियम 3+ का क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से, पहले ऐसे निकलता है फिर इससे निकलता है, तो क्या हो जाएगा 3D1, ठीक है। तो 3D1 है तो मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलरलेस हो ही कैसे सकता है, ये तो कलर्ड होगा, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद क्या है, स्कैंडियम 3+ से बना हुआ कंपाउंड, यहाँ भी स्कैंडियम का 3+ चार्ज है ना, अगर देखो, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं होता। तो स्कैंडियम की होता है तो 3D1 4S2 होता है। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन इमिट करा दो तो क्या बचेगा, 3D0 बचेगा। तो ये बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है रीजन DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन स्कैंडियम एज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक D लेवल से दूसरे D लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ से यहाँ जाएगा क्या, तो कोई DD ट्रांजिशन नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिसमें कह रहा है वो कि दोनों सही हैं और दोनों सही एक्सप्लेनेशन भी हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आते हैं। सेकंड कह रहा है कि असर्शन है कि FeCN6 3+ वीकली पैरामैग्नेटिक वाइल FeCN6 होल 4 इज डायमैग्नेटिक। ओके, देखो सब कुछ सेम है, बस Fe के चार्जेस में, ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस है। देखो इस केस में अगर हम Fe का निकालें तो Fe होगा 2+3 बच रहा है ना, 3 में Fe 3+, और इस केस में है Fe 2+, 3+ एंड 2+। तो अब 3+ का देखोगे तो 3D5 होगा, 2+ का देखोगे तो 3D6 होगा। अब हम इनको देखो, दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, दोनों के स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो Fe में क्या होगा, Fe में ये हुए 5, 1 2 3 4 5, इसका अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अब ये स्ट्रॉन्ग है, ध्यान सुनो, ये स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, इसको उठा के भेजेगा अंदर की ओर, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5, ये आएगा इधर, ये वाला इसको पेयर करेगा, ये वाला इसको पेयर कर देगा, तो यहाँ भी पेयर हो जाएगा, यहाँ भी पेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक बचेगा बस, ये दोनों तो ये तो चले गए, ये खाली हो गए, ये दोनों ऑर्बिटल खाली हो गए, ये वाला रह गया, ये इसको जाके दोनों को पेयर कर दिया, इसको पेयर कर चुका है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ सही वही सेम केस जब यहाँ होगी तो यहाँ तो एक ऑलरेडी पेयर्ड है, यहाँ तो ऑलरेडी एक पेयर्ड है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको पेयर कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको पेयर कर देगा, इसको वाले को, ये पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये भी पेयर्ड हो जाएगा, ये भी पेयर्ड हो जाएगा, तो क्या हुआ, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि FeCN6 इज वीकली पैरामैग्नेटिक। हाँ ठीक है, 3- वाला बिल्कुल वीकली मतलब क्योंकि पहले 3 अनपेयर्ड थे, 5 अनपेयर्ड थे, बाद में एक बचा केवल, तो हाँ है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल असर्शन सही कह रहा है। नीचे आते हैं, FeCN6 3 नेगेटिव हैज 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल FeCN6 हैज 2+, बिल्कुल ये भी सही कह रहा है,
कि लेटर यानी इस वाले केस में 2+ है और इस वाले केस में 3+ है, तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं कह रहा है, एग्जैक्ट बोल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। इसको समझाना चाहिए था इसके स्ट्रांग और वीक लिगेंड फील्ड को, है ना। इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। करेक्ट तो है दोनों बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, चलिए असर्शन, चिलेट्स आर लेस स्टेबल देन ऑर्डिनरी, बिल्कुल चिलेट्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। चिलेट्स कैन बी फाउंड बाय द बाइडेंटेट लिगेंड्स, हाँ मोनोडेंटेट से नहीं हो सकते, बाइडेंटेट से हो सकते हैं, लेकिन बाइडेंटेट बस पर लिमिटेशन नहीं है। पॉलीडेंटेट जो भी होगा वो बिल्कुल सही होगा, पॉलीडेंटेट जो भी होंगे वो सही होंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये चिलेट्स आर लेस स्टेबल, अच्छा लेस स्टेबल बोल रहा है ना, तो ये गलत हो गया, सही नहीं मतलब गलत हो रहा है। चिलेट्स कैन बी फॉर्म बाई बाइडेंटेट, हाँ कैन बी फॉर्म बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बाइडेंटेट बनाता है, लेकिन ट्राइडेंटेट भी बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है, रीजन जो है वो करेक्ट है, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। असर्शन, लिंकेज आइसोमर राइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड, लिंकेज एम्बीडेंट से ही तो होते ही है, बिल्कुल सही है। एम्बीडेंटेड लिगेंड हैज टू डिफरेंट डोनर एटम्स डोनेटिंग साइमल्टेनियसली, नहीं साथ साथ तो देते ही नहीं, ये तो गलत कर गया, ये साथ साथ तो दे ही नहीं सकते। ये कह रहा है कि दो डोनर होते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहा है, लेकिन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली ना, अलग अलग टाइम पे, है ना, एक साथ नहीं, एक ही देगा एक बार में। तो ये इसका सी सही है, क्योंकि असर्शन तो सही है बट रीजन इसका गलत है। तो इस तरीके से हमने इसमें किया, है ना। राधे राधे। कलर्ड वाइल कलरलेस, बिल्कुल सही है। डीडी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन स्कैंडियम एज ए नॉन पेरिलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? 15 का ए सही था। ठीक है, ये बिल्कुल सही था। और इसमें वीकली पेयर है, बिल्कुल सही है। इसमें 3+ ऑक्सीडेटेड वायरस, ये भी सही था, इसका बी ऑप्शन था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये रही हमारी बात, ठीक है, सारा सेक्शन ए। अब सेक्शन बी फिर बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, नेक्स्ट टाइम। अभी फिलहाल इतना ही।